अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें जो अब निगरान वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन में जो तकरीर की है और उसके बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या उनका पाकिस्तान टेलीविज़न को दिया गया इंटरव्यू। सबसे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उनकी तकरीर थी, वो तमाम तर इशूज़ को उन्होंने कवर अप किया, जो कि एक रिवायती तरीक़ाकार रहा है। माजी में भी जो वज़ीर आज़म गए वहाँ पर वो इसी तरह से ख़िताब करते हैं। उसमें कश्मीर की बात की जाती है, उसमें पड़ोसी ममालिक के हवाले से बात की जाती है। फिर अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से मौसमियाती तब्दीलियों और उनके असरात पर बात की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कोविड और दुनिया भर की जो मईशत है उसका हवाला दिया। पाकिस्तान में जो सैलाब से नुकसानात हुए और जो 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ उसका जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान और वहाँ के मसाइल पर भी कुछ रोशनी डाली। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो भारत में इस टाइम एक एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर है, हिंदुत्व की बात उन्होंने की। और वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स बाकी भी कम्युनिटीज़ हैं, जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र भी किया। फिर उसके साथ साथ जो इस वक्त हमने देखा कि कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी है, उस पर भी उन्होंने बात की। तो तमाम तर चीज़ों के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह और बेहतर तौर पर बात की है। कितनी इम्पैक्टफुल रही उनकी ये स्पीच, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस हवाले से बात करें। फिर एक और फैक्टर जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा कि 9 मई में मुलव्विस जो लोग हैं के वाक़यात में, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और बाकी सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, इलेक्शंस लड़ने की उनको आज़ादी होगी। लेकिन 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, जिनके ख़िलाफ़ नहीं भी हुई वो भी ज़रूर होगी। तो ये एक बड़ा वाज़ेह बिटवीन द लाइन एक पैगाम है। मैं चाहूँगा हम इस पर भी प्रोग्राम में बात करें। और तीसरा और आम इशू हमारा नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की वतन वापसी, जो खुद कुछ ख़बरें कल तक भी आ रही थी कि शायद दोबारा से सोच विचार की जा रही है, तो वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ साहब हर हालत में 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं और उनकी जमात के लोग कह रहे हैं कि इक़्तिदार अब उन्हें नहीं लेना है और चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म वो होंगे और मुल्क में जो मुश्किलात हैं उनसे मुल्क को नवाज शरीफ साहब ही निकालेंगे। अब वो पहले से कि अब बेल लेकर आएंगे, किस तरह से आएंगे, किन कानूनी मामलात का उनको सामना करना पड़ेगा, ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन क्या रुख इख्तियार करेगी पाकिस्तान की सियासत या क्या तब्दीली आएगी उसमें नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम कहूँगा दोनों मौजूद मेहमानों को। नासिर बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, अक़वाम मुत्तहिदा का ये इजलास, इस मरतबा निगरान वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, उनकी तकरीर, उनका कंडक्ट, सारी चीज़ें किस तरह से आप देखते हैं और कितनी इम्पैक्टफुल है उनकी ये तकरीर जो उन्होंने वहाँ पर की? पहली बात तो ये, मैं यूएनओ को के बारे में ही अर्ज कर दूं आपको कि वो खुद इम्पैक्टफुल नहीं रही। उसका जो एक असर है, एक उसका जो प्रेशर है आलमी दुनिया पे, वो ख़त्म हो चुका है। और 5 अरकान की खानगी मुलाजमा बन के रह गई है। ज़्यादा कोई मसला नहीं है। लेकिन चले, एक रस्म होती है, एक रिवाज होता है, एक तकरीब होती है, एक जश्न होता है सालाना। उसमें मैं भी कई बार गया हूँ और लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ गया जो बहुत तगड़े लोग थे, जो बहुत डट के बात करने के आदी थे और उन्होंने बड़ी तारीख़ी तकरीरें की हैं। हमारे निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर सब ने इस तरह सुनी जैसे निगरानों की होती है, आर्ज़ी वज़ीर आज़म की होती है। अगर आप हॉल का जायज़ा लें, मैंने भी तस्वीरें लगाई हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर, तो वहाँ आपको खाल-खाल कुछ नुमाइंदे नज़र आएंगे कुछ मुल्कों के, जो नोट्स ले रहे हैं, जिनका काम नोट्स लेना है सिर्फ, वो बैठे थे। उसके बाद जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने की, उसमें मुझे कोई नई बात नज़र नहीं आई। माफ़ कीजिएगा, मुझे कोई नई बात बिल्कुल नज़र नहीं आई। कश्मीर पर एक मशीनी अंदाज़ था, ह्यूमन राइट्स पर एक मशीनी अंदाज़ था और कनाडा पर एक नयापन था, बिल्कुल था। लेकिन वो ज़ाहिर है नया वाक़या था तो कुछ शामिल हो गया। और उसके साथ साथ ओवरऑल जो तकरीर थी उसका इम्पैक्ट मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये बातें हम पहले भी करते रहे। हम इससे अच्छी तकरीर इमरान खान साहब की थी।
उससे अच्छी तकरीर बेनज़ीर भुट्टो की थी, उससे अच्छी तकरीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी। जी। तो ये अगर आप मुकाबला करने पे आएँ, तो ये तकरीर मेरा ख़्याल है खानापुर के लिए थी और वो इसलिए थी कि पाकिस्तान को वहाँ नुमाइंदगी करनी थी। फिर जो साइड लाइन पे मुलाकातें हुई हैं, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो थी। चाइना से मुलाकात रही, चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट से, फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होती है, बाकी कुछ लोग। लेकिन और किससे मुलाकात हुई आपकी? और किन लोगों से क्या नामा-ए-आमाल में क्या है? 50-60 मुलाकातें होती हैं, ये तो 7 या 8 सिमट के रह गई। दफ्तर ख़ारजा परेशान मुझे लगा। सर, मुझे आपने तो उस तरफ इशारा ही नहीं किया जो सबसे ज़्यादा IMF से की सरबराह से मुलाकात है, मुसाफ जी, खान। मैं उधर ही आ रहा हूँ। उन्होंने असल में इधर पहले जो फ़ॉरेन कौंसल, फ़ॉरेन अफेयर्स कौंसल में जो खिताब और इंटरैक्टिव बातें हुई हैं, वहाँ अगर उनको आप देख लें तो वहाँ उन्होंने ये बात भी की, IMF की बात भी की। लेकिन वहाँ मुझे वो बड़े कन्फ्यूज़ नज़र आए, सच्ची बात बताऊँ। मुस्तकिल वो टाँगें हिला रहे थे और मुस्तकिल वो होस्ट से पूछ रहे थे कि क्या सवाल किया गया है, और होस्ट उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि सवाल ये हुआ है। और फिर इसराइल और पाकिस्तान और अमेरिका और इसराइल, ये चीन और पाकिस्तान, ये मिस्र में बिल्कुल नहीं आया, क्या फ़िलॉसफ़ी थी, किस तरह थी। ओवरऑल एक हाज़िरी लगानी थी, हाज़िरी हो गई, ज़ियारत हो गई यूएनओ की। पहले भी गए हैं, पहले भी उनकी सेल्फ़ीज़ वहाँ से मौजूद हैं हमारे पास, वो जी। देखी हुई हैं। तो जी। इम्पैक्ट कोई नहीं होगा इसका, और शायद कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इसका। राइट सर। शराजी साहब, आप कैसे देखते हैं? इत्तफाक करेंगे बेग साहब की बातों से? आपको भी कुछ इसी तरह की चीज़ें नज़र आईं? क्योंकि बड़ा एक बेहतर नक्शा खींचा है उन्होंने, कमोबेश सभी लोगों ने इसी तरह ही महसूस किया है। आपकी क्या राय है सर? देखिए, मेरा ख़्याल में पहले तो ये कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे गए हैं, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। इस मुल्क की उस अंदाज़ में हम नहीं कह सकते कि 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जैसे एक पार्लिमान से मुंतखब प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ऐसे में मेरा ख़्याल में मेरे तो ख़्याल और राय ये थी कि शायद ऐसे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ जो एक सालाना हमारा वहाँ पे जाना है और उस इजलास में शरीक होना और पाकिस्तान की बात करना यूएन के फ़ोरम पे, शायद वहाँ तक महदूद रहना चाहिए था। और उससे ज़्यादा मेरा ख़्याल में अगर कोई इंटरेक्शंस थे भी सही तो उनको महदूद रखा जा सकता था, बजाय ये कि वो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में भी गए, वहाँ से सवाल और जवाब भी हुए। क्योंकि आप बहरहाल एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो शायद आपके लिए फिर आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो एक निगरान प्राइम मिनिस्टर जो बहरहाल एक मुंतखब आदमी नहीं था, मेरा ख़्याल में फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि उनकी इन सरगर्मियों को बड़ा महदूद रखा जाता। लेकिन जिस तरह नासिर बख्शुताई साहब भी फरमा रहे हैं, एक तो ये है कि स्पीच सारी सी बात है हर साल होती है और इसमें कोई शक नहीं कि स्पीचेस के ऊपर तो हमने कभी कोई एतराज़ नहीं किया कि जानदार होती है नहीं होती। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का मुकदमा बड़े बेहतर अंदाज में वहाँ पे पेश किया जाता है, लेकिन उसका फिर आउटकम क्या है? गोया कि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ख़ुद वो अक़वाम मुत्तहिदा के जिसको हम बार बार ये हर साल जाके बताते हैं कि आपके एजेंडे के ऊपर जो दुनिया का सबसे पुराना मसला है वो कश्मीर का मसला है, पिछली 5 दहाइयों से पड़ा है और उस मसले को हल करना है। आपने ख़ुद ये तय किया था, आपकी सलामती कौंसल ने ख़ुद ये करारदाद मंजूर की थी कि इस मसले को प्लेबिसाइड के थ्रू हल किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। गोया कि जब वो इदारा हमारी इस बार बार की यकीन दहानी पे कान नहीं धरता तो हम किसी और से क्या कहें। साथ में यह कि जो साइड लाइन के ऊपर मुलाकातें थी, किसी ज़माने में मुझे भी जाने का इत्तफाक हुआ और हमने देखा कि उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर्स मिला करते थे तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुआ करती थी। वो हमारे दोस्त ममालिक तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है। इसके साथ साथ हमें ये भी मुमकिन होता था, इम्कान होता था कि अमरीकी सदर से मुलाकातें भी होंगी, यूरोपीय यूनियन के सरबराहान भी मिला करते थे, एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी जी। और मोर इम्पोर्टेंटली उसके बाद जो एक जॉइंट कम्युनिके जारी होता था उसमें कुछ हमारे जो दोस्त ममालिक है, बिलखसूस वो चाइना है, सऊदी अरब है या तुर्की और ईरान, कम अज़ कम वहाँ पे कश्मीर का जिक्र होता था और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की जाती थी। लेकिन मेरे ख़्याल में पहली बार अगरचे कुछ महदूद मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन उस जॉइंट कम्युनिके के अंदर कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं था और ना ही उन ममालिक की जानिब से कोई एक वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की गई थी। तो मैं समझता हूँ
ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। साथ में ये कि मेरे ख़्याल में उन्होंने अपने अंदाज में तो एक बड़ी भरपूर कोशिश की है, लेकिन यही फोरम अक़वाम मुत्तहिदा का जिसको हम सैलाब के बाद उनके सेक्रेटरी जनरल को पूरे पाकिस्तान में घुमाते रहे हैं और पूरी दुनिया को यहाँ से मार्की मोहन साहब ये बार बार ये कहते रहे हैं कि सॉरी मैं अपना जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने पूरी दुनिया से ये कहा कि पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में बड़ी तबाही हुई है और इनकी भरपूर अंदाज में मदद की जाए। और उसके बाद हमने देखा है कि फ़्रांस के अंदर एक आलमी कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसके अंदर कुछ वादे भी किए गए और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ पे जब तकरीर किया तो उन आलमी बरादरी को उन वादों की याद दहानी भी कराई है। जी बिल्कुल। लेकिन उनका भी मेरे ख्याल में कोई आउटकम नहीं निकला। तो बहरहाल हम कह सकते हैं कि बहरहाल हमारा जाना भी ज़रूरी था, ये गुफ्तगू भी करना ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली इसके समरात या इससे कोई दुनिया बदलेगी पाकिस्तान को लेके, शायद उसकी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और जो तरक्याती शराकतदारी बहाली के प्रोग्राम और जो फंड्स हैं उनकी फराहमी को तरजीह देगी दुनिया, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ बात की। और वो फिर ये भी बताया कि $30 अरब का नुकसान पाकिस्तान को सैलाब से पहुँचा और कितनी अमवात हुई हैं और कितने लोग बेघर हुए हैं। अब सवाल यह है कि इस पर भी कोई कान धरेगा, अमल दरामद करेगा या नहीं। अब भी पाकिस्तान बहुत सारी इमदाद जिसका वादा किया गया था या जिसकी तवक्को थी उसका मुंतज़िर है। दुरुस्त फरमाया आपने जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़रा अब आगे बढ़ते हुए, ये तो इत्तफ़ाक़ किया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कि अगर कहा जाए एक रिवायत एक रस्म वो तो पूरी हुई, लेकिन इम्पैक्ट की जहाँ तक हम बात कर रहे थे तो वो इम्पैक्ट हमें उस तरह से नज़र नहीं आता। एक रस्मी चीज़ है, एक रिवायती चीज़ है, वो हो गई। नासिर बेग साहब, एक और अहम स्टेटमेंट है जो अब चूँकि हम इंतखाबात की जानिब बढ़ने की बातें, या अगर हतमी तारीख नहीं है हमारे पास तो जनवरी का आखिरी हफ्ता ज़रूर है कह लेने को, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमाते हैं किसी जमात पर पाबंदी नहीं। 9 मई उन्होंने कहा तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मुझे ज़रा ये वाज़े कर दें कि क्या इसी तरह से समझा जाए कि 9 मई वाले जो लोग थे उनके लिए नहीं है ये सारा मामला, उनको नहीं मिलेगा कोई भी छूट या रियायत, बाकी किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा ही है सर? मेरा ख्याल है ऐसे ही है। और 9 मई को तो शायद अब ये कहना ही बेकार होगा कि वो लोग इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे 9 मई वाले जो वाकई मुलजिम है और फरिज में तैयार है और पूरी डॉक्यूमेंटेड है। जो एक मुकदमा चल रहा है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में और सीक्रेट एक्ट के तहत, वो भी मेरा ख्याल है आगे बढ़ेंगे, मज़ीद ऊपर जाएंगे मुकदमे। वो बहुत से मुकदमे फौजी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ ट्रायल होंगे। तो शायद ये मामला तो कठिन है, ज़्यादा कठिन है, लेकिन बिल्कुल 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 किसी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक वक्त आया था कि जब ज़ियाउल हक ने पार्टियों पे पाबंदी लगा दी थी और बल्दियाती इंतखाबात कराए थे और दूसरे इंतखाबात भी कराए थे, तो उस वक्त भी एक रास्ता निकाला गया था ना। एक अवाम दोस्त पार्टी आ गई थी, एक हक परस्त पार्टी आ गई थी, एक शाहीन पार्टी आ गई थी। उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और जीते आगे, उसके बाद उन्होंने पार्टी सिस्टम बहाल कर दिया। तो पार्टी तो बाकी है, पार्टी तो इज़ नॉट ओवर, पार्टी इज़ नॉट ओवर। ये लोग हैं अपने हलकों में, अगर ये खुद मौजूद नहीं है तो इनके चाहने वाले मौजूद हैं। इट्स वेरी क्लियर कि उनका अपना एक इम्पैक्ट है, अपना एक फॉलोइंग है। अगर पार्टी टिकट नहीं भी मिला या पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया गया तो वो आज़ाद उम्मीदवार आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है पंजाब में अब से बहुत आज़ाद उम्मीदवार आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, और अंदाज़ा यही है कि आखिर में वो ताकत बनेंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के दस्तूर के तहत एवरी रजिस्टर्ड पार्टी शैल टेक पार्ट इन द इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस। पाबंदी किसी पे नहीं होगी, ना होनी चाहिए। जिन्होंने जुर्म किए हैं, अगर किए हैं तो उनका ट्रायल होगा। अगर ट्रायल में वो सज़ा पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक साहब थे, वज़ीर हैं, उन्होंने कहा मैं FIR लिखवाऊँगा कुछ MNAs के ख़िलाफ़,
वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई MNA इस तरह नहीं होते हैं, ना MNA भी है, ना FIR से डिस्क्वालीफाई होगा, मुकदमा और सज़ा, इसके बाद बंदा डिस्क्वालीफाई होता है। राइट सर। शराजी साहब, ऐसा ही मंजरनामा आप भी देख रहे हैं, एक जमात अगर नहीं होगी और उस जमात का, उन्होंने जिस तरह बेग साहब ने कहा कि उसका वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो इम्पैक्ट रह जाएगा जब आज़ाद हैसियत में कोई आएगा। फिर जो इलेक्शन कैंपेन के जलसे जुलूसों में तकारीर होती हैं, उनमें किस तरह से किसका नाम लिया जाएगा, क्या कैश इन कराया जाएगा, ये सारी बातें हैं। किस तरह से देखते हैं आप जो इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, उनमें क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? अरसलान, मेरा ख़्याल में जो पिछले 70-75 बरसों में हमने तजर्बात की एक लेबॉर्ट्री खोली हुई है, मुझे लगता है कि हमने उसको बंद करने का कोई इरादा हमारा नहीं है। गोया कि वो लैब फिर से ऑन है और इस मुल्क के अंदर तजर्बात होंगे। गोया कि वही तजर्बात कि पहले आप एक जमात को बनाएं या उस जमात के पीछे खड़े हो जाएं, उस जमात को इस मुल्क की मारूफ जमात बना दें, और जब कहीं जाके आगे मफादात का टकराव आए तो उसी जमात पे पाबंदियां लगाई जाएं, उसी जमात को मुल्क दुश्मन करार दिया जाए, उसी के रहनुमाओं को फिर पाबंद सलासल किया जाए और कभी उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। तो मेरा ख़्याल में अगर ये तजर्बात माजी में बड़े सूदमंद रहे हैं तो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगला तजर्बा भी आप कर लें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर पिछले 70-75 बरस के तजर्बात ने यह साबित किया है कि आज ये मुल्क हर हवाले से जितने भी इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, हम कहीं बॉटम पे पड़े हैं, कहीं तो हम आखिरी 4 ममालिक में शुमार होते हैं, कहीं आखिरी 10 ममालिक में शुमार होते हैं, कहीं आखिरी 2 ममालिक में शुमार होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर उन ताले आजमाओं को और उन लेबॉर्ट्रीज़ के जो इंचार्ज हैं उनको थोड़ा सा इस बात पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अब बहुत तजर्बात हो चुके हैं, अब आवाम की राय को अपना रास्ता लेने दें। और मेरा ख़्याल में अगर आवाम की राय अपना रास्ता लेती है तो इससे बेहतरीन रास्ता अरसलान मेरे ख़्याल में नहीं हो सकता। अब दुनिया में जहाँ जहाँ भी जमहूरियत ने डिलीवर किया है, वहाँ पे अवामी नुमाइंदे जब इक़्तिदार में आए हैं, आपको मालूम है कि इस दुनिया भर में जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनके ऊपर एक अवामी दबाव होता है और उन्हें फ़ैसला करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर वो कोई अनपॉपुलर फ़ैसले करेंगे तो दोबारा जब आवाम के पास जाना पड़ेगा तो शायद उनको दोबारा इलेक्ट न किया जाए। और सियासतदान बहरहाल पार्लिमान का हिस्सा रहना चाहता है, इक़्तिदार में भी रहना चाहता है। तो मेरा ख़्याल में अब अगर आप चाहेंगे कि कोई नई सियासी जमातें बना के कुछ जमातों को आप कोई गैर ज़रूरी सपोर्ट फराहम करके और कोई एक आध जमात को जो समझते हैं आपके एक मकबूल जमात उसको दीवार से लगा के इलेक्शन करेंगे तो पहले मरहले में उन इलेक्शन को कोई गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन करार नहीं देगा। राइट। उनके नताइज को भी खुले दिल के साथ तस्लीम नहीं किया जाएगा और जब किसी इलेक्शन के नताइज को खुले दिल के साथ तस्लीम नहीं किया जाता तो उसके बाद फिर एक सियासी इस्तेकाम नहीं बल्कि सियासी इंतशार की फ़िज़ा पैदा होती है। और माजी में मैंने देखा है कि लोग फिर सड़कों पे आते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि फिर अवामी दबाव बना के अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं और अपने लिए स्पेस ले सकते हैं। तो अगर आपका ख्याल ये है कि इस मुल्क की मईशत के जो IMF के प्रोग्राम के नीचे चल रही है और वो प्रोग्राम अगर एक दिन के लिए भी अलग हो जाए तो शायद हमें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ऐसी मुल्क की मईशत क्या इस बात का तकाजा करती है कि यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम प्लेयर्स को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, या फिर ये कि नहीं पिक एंड चूज़ किया जाए, कुछ को तो कहा जाए कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कुछ को कहा जाए कि नहीं आप तो पाबंद सलासल रहेंगे, या आप पे दबाव होगा कि आप एक सियासी जमात के निशान के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो मेरा ख्याल में वक्त का तकाजा तो यही है कि अगर आपने माशी तौर पर आज़ाद होना है और इस मुल्क के अंदर अगर आपने एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है तो बेहतर यह है कि इस रास्ते पे चले कि जो अवामी रास्ता है। अब आपको खुद देखना चाहिए अरसलान, आखिरी बात करूँगा कि सरहद के उस पार की जो मईशत है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत इस वक्त हिंदुस्तान की। उनके पास 600 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। दुनिया में बहुत कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन दुनिया उस अंदाज में उनको नहीं एक तरह से देख रही जिस तरह पाकिस्तान को हर हवाले से दबाव का एक सामना है। तो मेरा ख्याल में अगर आप माशी तौर पर मजबूत होते हैं
तो बहुत सारे मामलात में आपको एक वेटेज मिलता है, दुनिया में आपकी बात सुनी जाती है, आपके मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए संजीदा कोशिशें होती हैं। तो बहुत हो चुका कि हम लोगों से कर्ज मांगते रहे हैं, बहुत कुछ हो चुका कि हम IMF के प्रोग्राम ले चुके हैं, ये आपने बहुत हो चुका कि मुल्क के अंदर हम बिल्कुल। इस तरह के एक्शन लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्रवाइयाँ शुरू करके हम समझते हैं कि हम इस Right. मुल्क की मैशत को ठीक कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, हमें उस रास्ते पे जाना है जो आवाम का रास्ता है। बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। बेग साहब से जानना चाहूँगा सर, अब ज़रा आते हैं नवाज शरीफ साहब वाले मामले पर। पहले तारीख दी गई और अभी भी एक दो दिन पहले मुख्तलिफ सोर्सेज ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब साहब कुछ तब्दील हो गया है, फिर से दौड़ें लग गई हैं, शायद फिर तब्दील हो जाए प्लान नवाज शरीफ साहब का। लेकिन अब दोबारा 21 तारीख की यकीन दहानी कराई गई है और फिर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानियाँ लेकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। और मरियम साहिबा कहती है नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक प्रोपोगंडा करने वालों को जल्द जवाब देंगे। सर क्या सूरत हाल होगी नवाज शरीफ साहब के वापस आने से? अभी तो पब्लिक पल्स अगर आप चेक करें तो लोग बड़ा डिफरेंट सोचते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी पार्टी की सपोर्ट नहीं है पंजाब भर में। और क्या वो जो नाराज़ लोग हैं या जो बददिल हो गए हुए हैं या उस तरह से उनके साथ नहीं है, उनको दोबारा से मोबिलाइज़ कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे, जब उनके भाई मुल्क के वज़ीर आज़म 16 माह रह के गए हैं और अवाम इस वक्त शदीद महंगाई और बुरे हालात के सताए हुए हैं? हाँ, असला मैं पहले तो एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो नाम लिए हैं उनमें से कितने उनके रखे हुए थे ये तय कर लें, और कितने जरदारी साहब ने मुखालफत की थी, उसके बावजूद उन्होंने रख पाए ज़िद करके कि नहीं इसको रखें, किसको एक्सटेंशन दी ये भी तय कर लें, उसके बाद बात करें कौन किसका आदमी है वो देख लेंगे। और लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, देखिए हर लीडर का अपना अपना करिश्मा होता है, हर लीडर की अपनी अपनी एक चाहत होती है, एक मकबूलियत होती है, एक उसके हवीला उसके गिर्द घूम रहा होता है, और उनमें है, बिल्कुल है। लेकिन पाकिस्तान में वो 4 साल से नहीं है, और इन 4 साल में उनकी पार्टी बिल्कुल गैर फाल रही है। कभी कोई मरियम माफ़ कीजिएगा, कभी कोई मरियम जलसे कर लेती थी, एक रैली निकाल ली, रवाना चले गई, शुक्रपुरा चले गई, इसके सिवा और था क्या? फिर इख्तलाफात थे अंदर पार्टी के, हमजा, मरियम, शहबाज शरीफ, फिर ये कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई नहीं होगी, ये बात, इस तरह की बातें भी हुई। अल्टीमेटली आप जहाँ मुझे ले गए वो था लंदन की मीटिंग का, कि वहाँ क्या हुआ जी, वहाँ मीटिंग क्यों हुई? सवाल पैदा ये होता है, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि वो मीटिंग क्यों हुई? जब शहबाज शरीफ सब कुछ तय करके एक दिन पहले वापस आ गए थे, तो अचानक उल्टे पैरों कहते हैं वापस क्यों गए? वो पहले तय हुआ था कि 3 की मीटिंग होगी, मरियम बीबी की, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की। फिर जब ये हंगामा हुआ कि तो पार्टी मीटिंग नहीं है, मीडिया पे आया, सब ने कहा, तो फिर उन्होंने कहा चलो, फिर उसमें भी जो लोग शामिल थे वो भी ख़ानदान के, इसाक डार साहब हैं, फर्जंद हैं उनके जानने वाले हैं। तो भारत होता है, ख़ानदानी मीटिंग ऐसी होती है, पीपल्स पार्टी की मीटिंग ऐसी होती है, फरियाल भी होती हैं, सब होते हैं। तो वहाँ पर शायद ये तय पाया कि इस मौक़िफ़ से पीछे हटना अब मुश्किल है, क्योंकि लोग बातें बताने लगे थे, मीम बनने लगे थे, बाकायदा मीम बनने लगे थे। लेकिन जाने से पहले मरियम ने कहा कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते, और उसके बाद कहा गया कि इंतकाम का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ मुकदमा चलाएंगे, क्या करेंगे, अवाम फैसला करेंगे। अवाम क्या फैसला करेंगे? वो इंतखाबात में तो नहीं आ रहे, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। असल बात ये थी कि जब आपको मौका मिला था, जब आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त अगर आप उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा कर देते जिन्होंने माजी में आइन तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन को आइन में तरामीम की इजाज़त दी,
तो शायद ये मामला रुक जाता, लेकिन मामला इसलिए नहीं रुका कि आपने ढील दे दिया। आपने एक आमिर को मजीद ढील दी, जाने दिया बाहर आपने तो ये किया। लेकिन उसके बावजूद ही मैं ये कहूँगा अरसलान साहब कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद नवाज शरीफ साहब का अपना असर है, और जब वो आएंगे तो पंजाब में यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक, मुस्लिम लीग को इतना फ़ायदा होगा, कहते हैं ना वो मुरझाए हुए पेड़ पर बारिश के कतरे तरोताज़ा कर देते, इस तरह होगा। फिर मुकाबला होगा वस्ती पंजाब में। सही। जब शाह साहब ने इशारा किया था कि एक तो ग्रुप आप खड़ा कर चुके हैं ना जुनूबी पंजाब में, उससे पीपल्स पार्टी मिल जाएगी, फर्ज कर ले, राइट, और लोग मिल जाएंगे उससे। बेग साहब, मैं ज़रा शराजी साहब से एक जुमला ही कह पाएंगे सर, वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है। आप समझते हैं ये जो बात बेग साहब ने कही कि मुरझाए हुए पेड़ पर बारिश, ये इसी तरह ही साबित होगी नवाज शरीफ साहब की वापसी? मेरे ख्याल में उनके भाई की 16 महीने हुकूमत रही इस मुल्क के अंदर, असूलन तो उनको उस दौर में वापस आ जाना चाहिए था अरसलान। अगरचे नासिर साहब हमारे उस्तादों में हैं, वो उनकी खुशफहमी है उनके बारे में कि जब वो आएंगे तो खुश्क पत्तों में जान डाल देंगे, लेकिन उनकी आमद की ताख़ीर ज़ाहिर सी बात तो उनके ऊपर भी बड़े सवालात उठा रही है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का जुमला सबके सामने है कि मियाँ साहब उस वक्त तक वतन वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता। तो वो कौन से अवामी लीडर होते हैं अरसलान, दुनिया में वो कौन से इनकलाबी लीडर देखे हैं कि जब उनके लिए आमद पे रिस्क ज़ीरो हो जाए तब आते हैं, और अगर रिस्क 1% भी हो तो बैरून मुल्क बैठना पसंद करते हैं। इस मुल्क के अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। अगर आप ज़ीरो रिस्क के साथ आना चाहते हैं तो फिर ऐसे लोगों को ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता। बेहतर यह है कि उन मसाइल के दिनों में आप आएँ ताकि लोगों के साथ खड़े हों, उनको सीने से लगाएं, उनके आंसू पहुँचें, उनकी दिलजोई करें, तब लोग आपके लिए बाहर भी निकलेंगे, आपके इस्तकबाल भी करेंगे, आपको वोट डालेंगे। अगर आप समझते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आप आएंगे। ये मुश्किल नज़र आ रहा है, अवाम बाशऊर हो गए हैं। आपका जवाब उससे ऑपोजिट है। जो बेग साहब समझते हैं कि चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी और जान वो डाल देंगे, और बहुत सारे ये आम ख्याल ये है कि और कुछ नहीं तो वो अपना जो रूठा हुआ, नाराज़ हुआ इधर उधर हुआ जो कारकुन है उसको तो वापस ला सकेंगे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब ही का वोट बैंक रहा है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी उस पॉपुलैरिटी के मुकाम पर नहीं रहे जिस पर नवाज शरीफ साहब हैं और जो वोट उनको पड़ता है। लेकिन शराजी साहब ने जो बात कही वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त के अवाम बाशऊर हो गए हुए हैं। ओनली टाइम विल टेल कि जी जब वो वापस आते हैं कितना आलीशान इस्तकबाल होता है, कितने बड़े जलसे होते हैं, क्या वो नैरेटिव लेकर आते हैं। कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया भी बहुत बिक चुका है 75 साल में इस मुल्क में। क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो अवाम को खींच लेंगे अपनी तरफ, ये वक्त बताएगा, और वो वक्त अब शायद ज़्यादा दूर नहीं। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।